सोच के देखिए, एक ऐसी दुनिया जिसके शहर बिल्कुल मॉडर्न प्लानिंग से बने थे, लेकिन उनकी भाषा वो हमेशा के लिए खो गई। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। सबसे पहले इसके स्केल को समझते हैं, क्योंकि ये सच में हैरान करने वाला है। हम बात कर रहे हैं लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर्स की। इसको पर्सपेक्टिव में रखें तो ये उस वक्त के मिस्र और मेसोपोटामिया को मिला देना उससे भी बड़ा था। मतलब ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, ये एक मेगा एम्पायर था। लेकिन इस इतने बड़े साम्राज्य के दिल में एक बहुत गहरा राज छिपा है। उन्होंने एक स्क्रिप्ट, एक लिखावट छोड़ दी जिसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। सोचिए, उनके शब्द हमारी आंखों के सामने हैं, पर वो क्या कह रहे हैं हमें नहीं पता। तो सवाल ये उठता है, आखिर किसने बनाई ये खोई हुई दुनिया? कौन थे वो लोग जिन्होंने इतने एडवांस्ड शहर बनाए और फिर जैसे इतिहास से गायब ही हो गए? चलिए साथ मिलकर इस खोए हुए ब्लूप्रिंट के राज खोलते हैं एक एक करके। तो हमारी कहानी शुरू होती है इस पुरानी दुनिया की नई खोज से। सदियों तक, सोचिए, सदियों तक ये पूरी की पूरी सभ्यता रेत और वक्त के नीचे दबी हुई थी, बिल्कुल गुमनाम। जब तक कि 20वीं सदी के पुरातत्वविदों ने इसकी परत खुरचना शुरू नहीं किया। पहले जरा इसका टाइमलाइन देखते हैं। ये सभ्यता काफी लंबे समय तक चली, 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक। लेकिन इसका जो गोल्डन पीरियड था, जिसे हम मैच्योर हड़प्पन फेज कहते हैं, वो था 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच। यही वो टाइम था जब इनके सबसे बड़े, सबसे शानदार शहर बनाए गए। अब आती है डिस्कवरी की कहानी। पहला बड़ा ब्रेक थ्रू मिला 1921-22 में। एक पुरातत्वविद थे राय बहादुर दयाराम साहनी। उन्होंने हड़प्पा नाम की जगह पर आखिरकार व्यवस्थित खुदाई शुरू की। और पता है, इसी साइट के नाम पर इस पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और फिर ठीक इसके बाद ही आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो में एक और अहम, जबरदस्त शहर के खंडर खोज निकाले। उन्हें फौरन समझ आ गया कि ये कोई अलग थलग चीज नहीं है, बल्कि उसी महान सभ्यता का एक और हिस्सा है। और फाइनली 1924 में उस वक्त के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने इसका ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें एक पूरी की पूरी खोई हुई सभ्यता मिल गई है। समझ रहे हैं, इतिहास की किताबें दोबारा लिखने का वक्त आ गया था। ओके, तो अब हमें पता है कि ये सभ्यता मिली कैसे। अब चलते हैं उस चीज पर जो सबसे ज्यादा हैरान करती है, इनके शहर, इनकी अर्बन प्लानिंग। यही वो चीज है जो हमें उनके समाज और सोच के बारे में सबसे ज्यादा बताती है। हर हड़प्पा शहर का ना एक बेसिक ब्लूप्रिंट था। आमतौर पर एक ऊंचा हिस्सा होता था जिसे सिटाडेल या गढ़ कहते हैं। हो सकता है यहां से शासन चलता हो या कोई धार्मिक काम होते हों। और फिर नीचे होता था लोअर टाउन, जहां आम लोग रहते थे। और सबसे कमाल की बात, सब कुछ एक परफेक्ट ग्रिड पैटर्न में सेट था। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। ये सारे शहर मानकीकृत, यानी एक ही साइज की पकी हुई ईंटों से बने थे। सोचिए, हजारों किलोमीटर तक फैले इस साम्राज्य में हर जगह ईंट का साइज और अनुपात एक जैसा था, एकदम परफेक्ट। ये दिखाता है कि उनकी प्लानिंग और कंट्रोल कितना कितना जबरदस्त था। मोहनजोदड़ो में हमें मिलता है द ग्रेट बाथ। ये कोई आम स्विमिंग पूल नहीं है, ये एक विशाल वाटरप्रूफ स्ट्रक्चर है। इसका साइज और इसकी बनावट देखकर लगता है कि ये किसी खास धार्मिक अनुष्ठान या पब्लिक सेरेमनी के लिए इस्तेमाल होता होगा। उनकी वास्तुकला का एक बेहतरीन अनोखा नमूना है ये। एक तरफ ग्रेट बाथ की शान है, तो दूसरी तरफ है उनकी अहम प्रैक्टिकल सोच। मेरा मतलब है पब्लिक ड्रेनेज नेटवर्क से। हर शहर में ढकी हुई नालियां, हर घर से कनेक्शन, एक प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम। यह भी मानकीकृत था और सच कहूं तो अपने वक्त से सदियों आगे की चीज थी। तो सवाल यह है कि इतने एडवांस्ड शहर आखिर चल कैसे रहे थे? इनकी इकोनॉमी का इंजन क्या था? जवाब सिंपल है, ट्रेड, व्यापार। ये एक ऐसी सभ्यता थी जिसकी नींव ही एक बहुत बड़े और दूर तक फैले हुए ट्रेड नेटवर्क्स पर टिकी थी। लेकिन इतना बड़ा ट्रेड मैनेज कैसे होता था? इसका सीक्रेट है मानकीकृत बाट और माप, मतलब एक ही जैसे वेट्स एंड मेजर्स। पुरातत्वविदों को बिल्कुल परफेक्ट क्यूबिकल शेप के पत्थर के बाट मिले हैं और ये पूरे सिंधु क्षेत्र में सेम थे। इससे ट्रेड निष्पक्ष और आसान हो जाता था। और हाँ, उनका बिजनेस सिर्फ आसपास तक नहीं था, ये लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते थे, मेसोपोटामिया और फारस जैसे दूर दराज के इलाकों से। क्या क्या बेचते खरीदते थे? तांबा, लाजवर्त पत्थर, हाथी दांत, कपड़ा। और गुजरात में लोथल जैसी बंदरगाह इस पूरे समुद्री व्यापार का मेन हब थी।
चलिए अब शहरों की बनावट से आगे बढ़ते हैं और उनकी कलाकृतियों यानी आर्टिफैक्ट्स और लोगों के बारे में बात करते हैं। और हाँ, उन राजों के बारे में भी जो वो पीछे छोड़ गए। हड़प्पा की सबसे मशहूर चीजों में से एक है उनकी मोहरें यानी सील्स। ये आमतौर पर चौकोर पत्थर के टुकड़े होते थे जिन पर किसी जानवर जैसे बैल या कोई पौराणिक जीव की आकृति बनी होती थी, और उसके साथ वही अनजान लिपि के कुछ अक्षर। हजारों ऐसी मोहरें और लिखावट मिली हैं, लेकिन लिपि का मतलब आज भी एक राज है। पता है प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास कोई द्विभाषी पाठ नहीं है। जैसे मिस्र की लिपि को समझने के लिए रोजेटा स्टोन मिला था ना, वैसा कुछ यहाँ नहीं मिला। जब तक ये कोड नहीं टूटता, उनकी दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमसे हमेशा के लिए छिपा रहेगा। अब चूंकि हम उनकी भाषा पढ़ नहीं सकते, तो उनके धर्म के बारे में जो भी हम जानते हैं वो सिर्फ अंदाज़ा है, आर्टिफैक्ट्स के बेसिस पर। जैसे मिट्टी की बनी औरतों की मूर्तियां मिली हैं, शायद वो किसी देवी की पूजा करते थे। कालीबंगन में आग की वेदियां मिली हैं, और ग्रेट बात तो है ही, ये सब चीज़ें धार्मिक अनुष्ठानों की तरफ इशारा करती हैं। हर बड़ी कहानी का एक अंत होता है, और सिंधु घाटी सभ्यता इसका अपवाद नहीं थी। लेकिन इतनी संगठित, इतनी एडवांस्ड सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? इसके खत्म होने की वजह पर आने से पहले एक और बड़ा सवाल है, इन पर राज कौन करता था? ये एक पजल है। एक तरफ ईंटें, बांट, शहर सब एक जैसे हैं, इससे लगता है कोई सेंट्रल पावर थी। लेकिन दूसरी तरफ ना कोई महल मिला, ना राजाओं के मकबरे, ना कोई मूर्तियां। तो क्या अलग अलग शहरों के अपने लीडर्स थे? ये एक बहुत बड़ी बहस है। तो 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये महान सभ्यता धीरे धीरे खत्म होने लगी। क्यों? सबसे आगे जो थ्योरी आती है वो है पर्यावरण से जुड़ी हुई। क्लाइमेट स्टडीज बताती हैं कि शायद एक बहुत लंबा सूखा पड़ा होगा, खेती बर्बाद हो गई होगी, और जब खेती नहीं तो इतने बड़े शहरों को सपोर्ट करना नामुमकिन हो गया। लोग धीरे धीरे गांवों की तरफ चले गए। तो सवाल ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता ने हमारे लिए क्या छोड़ा? उनकी विरासत क्या है? चलिए इस बात को समझने के लिए उन्हें उनके टाइम की दूसरी सभ्यताओं के साथ तुलना करते हैं और उनके असर को देखते हैं। देखिए, जब हम हड़प्पा वासियों को उस वक्त के मिस्र या मेसोपोटामिया से तुलना करते हैं, तो उनकी शहरी योजना कमाल की लगती है। मिस्र ने बड़े बड़े पिरामिड बनाए, हाँ बिल्कुल, लेकिन उनके शहर इतने संगठित नहीं थे। जबकि हड़प्पा के ग्रिड लेआउट और एडवांस स्वच्छता सिस्टम वो अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थे। और यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये एक ऐसी सभ्यता थी जिसके पास ना कोई महल थे, ना ही ऐसी भाषा जिसे हम पढ़ सकें, और ना ही कोई मशहूर राजा। लेकिन क्या उनका वो व्यवस्था और मानकीकरण का ब्लूप्रिंट, क्या वो सच में कभी पूरी तरह से गायब हुआ? शायद नहीं। शायद उनके विचार दक्षिण एशिया की आने वाली संस्कृतियों में चुपचाप जिंदा रहे, एक याद दिलाने के लिए कि विरासत हमेशा पत्थरों पर नहीं, कभी-कभी विचारों में भी जिंदा रहती है।